हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पेज चैनल जुडिशरी 009। तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने आईपीसी का काफ़ी मज़ा लिया होगा और आईपीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, पढ़ाने में। तो आज हम आईपीसी में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ के। इसकी जो डेफिनेशन क्लॉज है, अगर आपने देखे हैं सारे, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आपको कैसे पढ़ने हैं। सेक्शन की हर एक चीज़ वैसे ही पढ़नी है जैसे आउटराइटली उसमें दी गई है। अगर पार्टिकुलर कोई सेक्शन आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसका मीनिंग आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए, तो आपने आईपीसी की इंटरप्रिटेशन क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज से ही देखना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो अपनी तरफ से कोई मीनिंग नहीं निकालना है। पहली बात है, जो मीनिंग जैसे लिखा हुआ है डेफिनेशन क्लॉज में वैसे ही उसका मीनिंग लेना है। जैसे इसमें लाइफ का डेफिनेशन दी हुई है, डेथ की दी हुई है। लाइफ का जैसे 45 सेक्शन है, उसमें कहा गया है कि एनी लिविंग क्रिएचर, ह्यूमन बींग से रिलेटेड, डेथ भी ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। एनिमल में वो किसी भी एनिमल को वो बोला गया है। तो आपको इस तरह से इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो जैसे अपने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देख लें सेक्शन 29 में। तो डॉक्यूमेंट में डेफिनेशन में क्या है? एनीथिंग एक्सप्रेस्ड, एनी मैटर इज़ एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड ऑन एनी सब्सटेंस बाय वे ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और any of that mode which intended to be used or which may be used as evidence is called document। तो अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी मिल जाएगी और आईपीसी में भी मिलेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी पढ़ते हो, जहाँ फिर आगे वाले सेक्शन में जहाँ पे फॉर्जरी के सेक्शन है उनको पढ़ते हो, जहाँ कुछ ऐसी एग्जांपल है जहाँ पे डॉक्यूमेंट यूज़ किया गया, अगर आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर सकते हो। तो इसको अच्छे से रट लेना है कि देखिए, अब इसमें एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड वर्ड दिया गया है सेक्शन 29 के डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। लेकिन मैं जैसे एक पेज है, मैंने पेज पे कुछ लिख दिया, लिखने के बाद उसको मैं इंटेंड करना चाहता हूँ एविडेंस के लिए, या विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस। तो क्या वो उसमें कौन सी चीज़ को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे? वो पेज को या जो चीज़ लिखी हुई है उसको कहेंगे? तो इसका जवाब ये है कि जो चीज़ अंदर लिखी हुई है उसे डॉक्यूमेंट कहेंगे, पेज को डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे। पेज पे जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन जैसे कोई आप सीनरी बनाते हो, तो सीनरी जो वाला जो पेज होता है उसे डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे। जो सीनरी के ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं उन्हें डॉक्यूमेंट कहेंगे, अगर वो डेफिनेशन क्लॉज में फॉल कर रही है। तो ऐसे ही आपने मेंस के क्वेश्चन, जुडिशियल सर्विसेज के और प्री का जो क्वेश्चन कोई भी आता है उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पूछी जा सकती है। तो इसको आप इस तरह से देखना है। तो आज आपको मैं थोड़ा थोड़ा थेफ्ट के बारे में बताऊंगा कि थेफ्ट को कैसे एग्जामिन करना है आपको। क्योंकि देखा जाए तो ये जनरल पब्लिक के लिए थेफ्ट बड़ा आसान सा है, यार उसने मेरी चोरी कर ली तो ये थेफ्ट हो गया। लेकिन लीगल सेंस में आप इसको कैसे समझोगे? तो उसके लिए चैप्टर 17, जो चैप्टर 17 हमेशा ही पीटी पर्पज़ के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं, उसमें हमेशा ही ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप उसको एग्जामिनेशन आप उसका कैसे करोगे कि थेफ्ट है या नहीं है? अगर अगर देखियो, ये सारे जवाब दे देंगे कि ये थेफ्ट है या नहीं है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट से उसको एग्जामिन करेगा वो ही अच्छे नंबर पा लेगा, या अच्छा उसका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो अपने करते हैं चैप्टर 17 का जो पहला जो सेक्शन है 378 में अगर देखोगे, whoever intended to take dishonestly, और वर्ड डिसऑनेस्टली जो दिया गया है इसकी डेफिनेशन अगर सेक्शन 24 में दी गई है, तो 24 में ये कहा गया है कि रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन और रॉन्गफुल गेन टू अनदर पर्सन। मतलब या तो किसी को रॉन्गफुल लॉस हो सकता है और या फिर रॉन्गफुल गेन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें साथ हों। तो आप उसको एग्जामिन करते हुए intending to take dishonestly any movable property out of the possession of the person in order to taking of such property। अब moving इसमें sufficient है।
अब मान लीजिए मेरी एक बुक है, यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है, कोई बंदा आया और बुक उसने यहाँ से उठा के वहाँ रख दी, तो क्या ये थेफ्ट है? एग्जैक्टली ये थेफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट जो थेफ्ट के ना उसमें फॉल कर रही है। जैसे अगर किसी ने चीज़ आपकी विदाउट कंसेंट और इंटेंडेडली, इंटेंशन ज़रूरी है उसमें, इंटेंशन में अब देखिए, इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव, ये 3 स्टेट ऑफ माइंड है जो आपके मेंसरिया का पार्ट है। मेंसरिया मतलब मैंने आपको बता दिया था, गिल्टी माइंड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिल्टी माइंड। उसको आप कैसे चेक कर सकते हो कि बंदे की इंटेंशन थी या नॉलेज थी या रीज़न टू बिलीव। मतलब रीज़न टू बिलीव बड़ा छोटी चीज़ है, उससे बड़ी चीज़ नॉलेज है, उससे बड़ी चीज़ इंटेंशन है। अगर कहीं पे इंटेंशन वर्ड यूज़ किया गया तो उसमें नॉलेज और रीज़न टू बिलीव दोनों होते हैं। अगर रीज़न टू बिलीव अकेला दिया गया तो नॉलेज और इंटेंशन उसमें नहीं है। अगर नॉलेज अकेला दिया गया है तो उसमें रीज़न टू बिलीव बीच में रहेगा लेकिन इंटेंशन नहीं रहेगी। तो कई सेक्शनों में की इंग्रेडिएंट ये है कि उसमें अकेली नॉलेज हो तो तब भी आप उसके लिए लायबल ठहराए जा सकते हो, लेकिन थेफ्ट के लिए नहीं। थेफ्ट में इंटेंशन का होना ज़रूरी है। अब इंटेंशन के बीच अगर नॉलेज है तो नॉलेज का वो सारा चीज़ें आ जाती हैं। देखिए इंटेंशन में दो, अब कोई भी बंदा कोई अपराध करता है उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला सब्जेक्ट मैटर और दूसरा ऑफेंस। मान लीजिए एक बंदे ने एक गाड़ी चोरी करनी है, तो गाड़ी क्या है? गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है। ऑफेंस क्या है? चोरी। तो 2 चीज़ें अगर होंगी तो ही इसको इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव को अपने एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे अगर इंटेंशन आपकी है या नहीं है, आपको दूसरा बंदा कैसे जज कर सकता है? एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे जज कर सकता है? वो ऐसे जज करेगा कि देखिए इंटेंशन में 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होता है सब्जेक्ट मैटर और दूसरा होता है ऑफेंस। सब्जेक्ट मैटर और ऑफेंस दोनों सर्टन होते हैं कि भाई साहब ये मेरा सब्जेक्ट मैटर है और ये चीज़ मैंने चुराई है, ठीक है। लेकिन नॉलेज में क्या होता है? नॉलेज में सब्जेक्ट मैटर तो सर्टन होता है लेकिन ऑफेंस सर्टन नहीं होता है। तो रीज़न टू बिलीव में सब्जेक्ट मैटर भी अनसर्टन होता है और नॉलेज और आपका ऑफेंस भी अनसर्टन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे एक बंदा चोरी के केस में पकड़ा गया जिससे गाड़ी बरामद हुई और सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया कि ये बंदा गाड़ी चुरा रहा था। अब देखा जाए तो इंटेंशन वाले जो पार्ट है यहाँ पे 378 में वो फुलफ़िल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि गाड़ी सब्जेक्ट मैटर है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो उसने मूव कर लिया है और उसने ऑफेंस कर दिया है, दोनों चीज़ें आ गई है। अगर अपने नॉलेज को यहाँ पे एग्जामिन करना है, जैसे मान लीजिए किसी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो सेक्शन 86 है जो आईपीसी का, उसको आप देख सकते हो नॉलेज में। 85 ऐसे डील करता है कि अगर कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी कंसेंट के विरुद्ध आपको कोई ड्रिंक करा देता है या आपको कोई ऐसा नशा करा देता है कि आप अपने आपे में नहीं रहते हो और उसमें आपने कोई ऐसा अपराध कर लिया, तो सेक्शन 85 आपको कहता है कि यू आर अंडर एट दैट टाइम अंडर अ अल्कोहलिक और यू आर अंडर अ ड्रग्ड। सो आप वो ऑफेंस नहीं माना जाता कि आपने वो किया है, चाहे आप मर्डर कर दीजिए, क्योंकि ये आपको डिफेंस मिल जाता है। क्योंकि हर ऑफेंस का तब तक आप बंदे को लायबल नहीं ठहरा सकते जब तक उसकी इन्वॉल्वमेंट मेंटली उसमें नहीं है। अगर मेंटली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो बंदे को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो इसमें अगर ड्रग्स किसी को इच्छा के विरुद्ध या उसकी बिना कंसेंट से उसको दे दी जाए तो उसको तो पता ही नहीं है कुछ और उसका वो आपा खो जाए और वो कोई अपराध कर दे, तो इसीलिए ये माना जाता है कि वो बंदे ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने उसके पास वो माइंड जो इंटेंशन होती है, जो नॉलेज होती है, वो नहीं था। लेकिन इसकी एक, अगर इसको 86 में देखोगे, सेक्शन 86 में दारू या कुछ भी ड्रग वो अपने खुद ले रहा है बंदा। अब खुद ले रहा है, अब इसमें इतनी ज़्यादा दारू उसने पी ली है, जहाँ इतना ज़्यादा नशा उसने कर लिया है, उसने एक बंदे का कत्ल कर दिया। लेकिन सेक्शन 86 ये कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो नॉलेज आपके ऊपर प्रज्यूम कर ली जाएगी। भाई साहब आपने अपनी इच्छा से दारू पी है या इच्छा से ड्रग्स ली है, तो नॉलेज आपके ऊपर प्रज्यूम कर ली जाएगी कि आपको नॉलेज थी। नॉलेज यहाँ पे क्या,
सब्जेक्ट मैटर सर्टन है, ऑफेंस अनसर्टन है। इसीलिए इसके होते हुए भी अब आपके ऊपर जो भी आपने ऑफेंस किया है, जो आपने जो अपराध किया है, वो आपके ऊपर लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है। मतलब तब हो सकता है आपने जब दारू पी हुई थी, नॉलेज आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करके कि आपको भाई साहब नॉलेज पार्ट को तो आपके पास था, तो इसीलिए जो आपने दारू पी हुई है अपनी इच्छा से पी है और उसमें आपके दिमाग की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि आपको इस चीज़ की नॉलेज थी। मतलब सब्जेक्ट मैटर, मतलब जिसको मारना था वो सर्टन था, ऑफेंस क्या होगा वो अनसर्टन था, वो उसको हम चल मान लेते हैं कि वो अनसर्टन था। तो इसमें इंटेंशन आपके ऊपर नहीं लगाएंगे, नॉलेज पार्ट में आपको फंसा लेंगे। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो अगर किसी को, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर रिवाइज़ करते रहोगे और सारी चीज़ें देखते रहोगे तो आपको मज़ा आएगा और भी। उसके बाद आता है सेक्शन 378 का वो जो पार्ट जो मैं आपको एक्चुअल में समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब एक पेड़ खड़ा हुआ है कहीं पे, अब वो बंदा दूसरा एक वो आरी लेके आता है और उसको काटना शुरू कर देता है। जब वो काटता है तो वो पेड़ ऐसे ऐसे हिलता है। अब देखा जाए तो मूविंग इटसेल्फ इज़ अ थेफ्ट। जब आपने किसी चीज़ को मूव कर दिया किसी की कंसेंट से बिना, और अब आप इंटेंडेडली डिसऑनेस्टली आपकी इंटेंशन है और आप उसको उठाना चाहते हो, इन ऑर्डर टू टेक सच प्रॉपर्टी आपने मूव किया है, तो ये थेफ्ट में आएगा। अब आप किसी के बिना पूछे किसी के पेड़ को आप काट रहे हो और वो हिल रहा है ऐसे ऐसे करके पेड़, क्या ये थेफ्ट है? तो जनरली अगर सेक्शन में देखोगे तो ये आ जाता है कि हाँ ये आपने मूव कर दिया, ये थेफ्ट है। लेकिन आपको इसके लिए अपनी एक्सप्लेनेशन में देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि मूव अकेला नहीं, उसके साथ हम एक चीज़ और अटैच कर रहे हैं, ये कि वो चीज़ एक्चुअल में मूवेबल सिचुएशन में होनी चाहिए, मूवेबल सिचुएशन में होनी चाहिए। मतलब जब द मोमेंट वो पेड़ नीचे गिर गया, अब वो प्रॉपर्टी होगी थेफ्ट के लायक, अब उसको आप मूव करिए, अब थेफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरा, क्योंकि आपने नीचे गिराया और वो थोड़ा मूव हो गया है, मूव मतलब उसी प्रोसेस में मूव हो सकता है, तो ये थेफ्ट कंप्लीट हो गई है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो बंदे किसी की प्रॉपर्टी में घुसे, चलो मैं उस पर नहीं जाता कि ट्रेसपास लगेगा या नहीं लगेगा, अपने थेफ्ट को एग्जामिन कर रहे हैं। मेरे पास ये केस भी था एक, तो लिविंग एग्जांपल थी, मेरे पास एक केस आया था। उसमें क्या हुआ कि दो तीन बंदे किसी की प्रॉपर्टी में घुसते हैं और उसका पेड़ काट देते हैं। पेड़ काटते हैं, जैसे ही पेड़ नीचे गिरता है, नीचे गिरने वाला होता है, क्योंकि एक उसके साथ अभी वो स्पोर्ट लगी होती है, वो नीचे नहीं गिरती। इतने में क्या होता है, ऑनर जो प्रॉपर्टी का वो उठ जाता है और बाहर आता है। बाहर आते उसको बंदों को देखता है कि यार ये क्या कर रहे हो। वो दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार पकड़े गए। इतने में वो जो पेड़ था वो नीचे गिर जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या ये थेफ्ट है, पेड़ की थेफ्ट है? तो जब ये इसकी एफआईआर कराने के लिए गए तो पुलिस ऑफिसर ने मेरे से और डिस्कस किया कि क्या सर ये थेफ्ट है? तो मैंने उसको कहा कि हाँ ये थेफ्ट है। क्यों? क्योंकि ये इंग्रेडिएंट है जो उसमें फॉल कर रहा है, ये कंप्लीट है। क्योंकि इन ऑर्डर टू टेक सच प्रॉपर्टी आपने मूव किया है, उसको काटना शुरू कर दिया है। द मोमेंट वो प्रॉपर्टी नीचे गिर गई, ये थेफ्ट हो गया, क्योंकि मूव हो गई है वहाँ से, एक्चुअल में जो पोजीशन थी उससे मूव हो गई है, ये थेफ्ट कंप्लीट है। तो थ्योरेटिकली आप इसको इस तरह से ही पढ़ना है, आपने इसके जो इंग्रेडिएंट है ऐसे ही एग्जामिन करने हैं। आप थेफ्ट ये हो गई है। उसके बाद अगर 379 सेक्शन अब देखोगे, अब पीटी पर्पज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, कैसे इन सेक्शनों को याद रखना है आपने, लंबी मेमोरी कैसे आप इसमें रख सकते हो। 379 में जो सज़ा है वो 3 साल तक है, जिसमें यहाँ 3 साल हो सकती है, जहाँ आपको फ़ाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है, मतलब सज़ा भी हो सकती है और फाइन दोनों हो सकते हैं। और ये थेफ्ट के सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं, आपको ये ध्यान में रखते ही चलना है कि कहीं पर होता है थेफ्ट है भाई साहब बेल लगा सकते हैं, हाँ यार नॉन बेलेबल है चलो बेल लगा के देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस ऑफिसर इसमें बेल दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 379 और 381 दोनों कंपाउंडिंग हो सकती है। कंपाउंडिंग का मतलब यहाँ पे कंप्रोमाइज़। आप कंप्रोमाइज़ किस किस सेक्शनों में हो सकता है और कैसे होगा, क्योंकि कंप्रोमाइज़ दो तरह के होते हैं, एक होता है विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट और विद परमिशन ऑफ कोर्ट। उसके लिए आप सीआरपीसी का सेक्शन 320 देख सकते हो,
वो आपको अच्छे से बताएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। अगर मान लो आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हो किसी केस का, तो वो अक्विटल समझा जाएगा या डिस्चार्ज समझा जाएगा। तो आप 320 सेक्शन में उसको देख सकते हो, उसे एक्विटल ही समझा जाएगा। तो आपको मैं जब CRPC कराऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें कवर कराऊंगा। उसके बाद 379 मैंने आपको बता दिया है कि इसमें नॉन बेलेबल है, कंपाउंडिंग हो सकती है और सज़ा 3 साल तक है, और प्लस नहीं, या फाइन हो सकता है और या दोनों हो सकते हैं। इसको इस तरह से आपने देखना, और एनी मैजिस्ट्रेट इसको अपना ट्रायल कंडक्ट कर सकता है इसकी। अब कंपाउंडिंग 379 में ना जो PT का क्वेश्चन एक बनता है, PT का क्वेश्चन कई बार ये, अगर आपने शुरू में मेरे नोट्स आपने अगर देखे हो तो उसमें मैंने एक बार PT के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार भी किया था, जिसमें मोस्टली बंदों का वो गलत था, 3-4 को छोड़ के। क्वेश्चन क्या था कि एक बंदे ने थेफ्ट किया किसी प्रॉपर्टी का, और दूसरा अब उसको कंपाउंडिंग कैसे हो सकती है, कौन कंपाउंडिंग करेगा? कंपाउंडिंग बाय द पोजेसर, कंपाउंडिंग बाय द ऑनर, कंपाउंडिंग बाय द पर्सन हु हैव अ कस्टडी ऑन प्रॉपर्टी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जो कंपाउंडिंग वो ही करेगा जो उसका ऑनर है, क्योंकि वर्ड 379 में ऑनर लिखा हुआ है, पोजेसर नहीं लिखा हुआ है। तो होता क्या है, मैं आपको लिविंग एग्जांपल बताता हूँ जो कोर्ट में अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं एडवोकेट्स। और क्या होता है, जैसे एक मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल मैंने किसी को बेच दिया, लेकिन वो उसकी RC मेरे नाम पे बोल रही है, मैंने RC उसके नाम नहीं की हुई है, मतलब उसको बेच तो दिया लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अभी भी मेरे नाम पे बोल रहा है। तो वो उस गाड़ी की जैसे कुछ चोरी हो गई, चोरी होने के बाद वो गाड़ी मिल गई, मिलने के बाद वो बंदा आपके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहता है जिसने वो चोरी की थी या जिससे वो रिकवरी हुई है। तो अब उसके ऊपर 379 भी सेक्शन लगा हुआ है, 411 भी लगा हुआ है। अब मान लीजिए 411 को हटा दीजिए, मैं उस पर नहीं जाता, वो अब एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में देखेंगे। 379 को देख लीजिए। चलो 379 में वो बंदा पकड़ा गया, उसके अगेंस्ट चार्ज बना 379 का। अब कंपाउंडिंग करेगा, कौन करेगा भाई? सब कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग वो बंदा नहीं कर सकता है जो सिर्फ पोजेसर हो। कंपाउंडिंग हमेशा वो करेगा जहाँ जो वो नहीं करेगा जो कंप्लेनेंट हो। कंप्लेनेंट और पोजेसर से हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? ऑनर से। क्यों? क्योंकि सेक्शन 379 ऑनर की बात करता है। तो कंपाउंडिंग सिर्फ वो ही कर सकता है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो प्रैक्टिकली और थियोरटिकली। उसके बाद 379 हो गया, उसके बाद आता है 380। 380 में ड्वेलिंग हाउस जो होते हैं, जहाँ टेंट वेसल जो ऐसी चीज़ें होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्वेलिंग हाउस, तो वहाँ पे अगर कोई चोरी करता है तो उसको डील किया जाता है 380 में। जैसे मान लीजिए अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली, मतलब मैं मोबाइल पे फ़ोन पे बात कर रहा था और कोई खींच के ले गया, तो उस पे सेक्शन कौन सा लगेगा? उसके लिए एक अलग सेक्शन बना रखा है 356 रेड विद 379। तो अब मैं उस सिचुएशन को इसलिए बुलाया क्योंकि 379 कब अट्रैक्ट होगा और 380 कब अट्रैक्ट होगा। 380 तब अट्रैक्ट होगा जब आपने घर में जाके घुस के आपने थेफ्ट की है, और 379 जब आपकी पोजेशन में चीज़ थी, और तब मतलब वो 3 चीज़ें नहीं हैं, टेंट वेसल और एक चीज़ और है उसमें कवर्ड, बिल्डिंग टेंट वेसल को छोड़ के कहीं पे भी थेफ्ट होगी वो 379 में कवर होगी। उसके अलावा 380 में कवर होगी। 380 में सज़ा जो है वो अप टू 7 ईयर है, प्लस फ़ाइन होगा ही होगा इसमें, और ये कंपाउंडिंग नहीं हो सकती इसमें, और इसमें जो एनी मैजिस्ट्रेट ट्रायबल करेगा और नॉन अवेलेबल ऑफेंस रहेगा। तो अगर घर पे घुस के करोगे थेफ्ट तो उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। उसके लिए आपको प्ली बार्गेनिंग या आपको जो भी ट्रायल है वो कंडक्ट करा के ही काम चलेगा। उसके बाद आता है सेक्शन 381। 381 में आपके सर्वेंट्स होते हैं, जहाँ आपके जो वर्कर्स होते हैं वो थेफ्ट करते हैं, आपकी पोजेशन में वो प्रॉपर्टी थी और उसकी थेफ्ट करते हैं। अब देखिए अगर 381 सेक्शन अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer। अब देखिए प्रॉपर्टी है, मान लीजिए
प्रॉपर्टी की मैंने कस्टडी अपने क्लर्क को दे रखी है। क्लर्क को क्यों दे रखी है? क्योंकि वो काम अच्छा कर रहा था और मैंने सोचा यार भाई तू अपने पास इसको रख और तूने ही सारी चीज़ें देखनी है इसको, और वो प्रॉपर्टी लेके वो भाग गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता, क्या ये थेफ्ट है? ये भाई साहब थेफ्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि थेफ्ट तभी होता है जब वो चीज़ आपके पोजेशन में हो। यहाँ पे ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में चला जाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट में यही फ़र्क है कि थेफ्ट में पोजेशन आपके पास रहता है, लेकिन जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है उसमें आपने पोजेशन एब्डिकेट कर दिया है, आपने पोजेशन छोड़ दिया है, किसी की फेवर में छोड़ दिया है, और वहाँ से वो प्रॉपर्टी आगे चली जाती है, गायब हो जाती है, या वो उस पर कुछ करता है, तो उसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट समझा जाता है। तो आप इसको इस तरह से इसको बाइफरकेट कर सकते हो। तो इसको इस तरह से पढ़ना है। तो 381 में जो पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है वो मास्टर के है और वहाँ से क्लर्क उठा के लेके गया है। तो जनरली ये जो लिविंग एग्जांपल, लिविंग केस जब कोर्ट्स में आते हैं तो एडवोकेट्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो आप उसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो एक मैम जो पीछे वर्तिका मैम पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ बार्गेनिंग टॉपिक भी एक दिन डिस्कस कर लीजिए। मैम मैं हर चीज़ डिस्कस करूँगा और आने वाले टाइम में आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगा अनडाउटली। जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो दिल्ली में अभी पोस्टें निकलने वाली हैं उसके लिए मैं सारे सिलेबस को कवर करूँगा, डोंट वरी। और ये मेरी कमिटमेंट है मेरे लिए। तो आप बस क्लास लगाते रहिए और आगे शेयर करते रहिए चीज़ें, क्योंकि ये सबको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। 381 में करा रहा था। 381 कंपाउंडिंग हो सकती है। कंपाउंडिंग कौन करेगा? वो ही जो ऑनर होगा, और इसमें भी आपको 7 साल तक सज़ा हो सकती है और फाइन हमेशा होगा, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा और एनी मैजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 382। देखिए 382 बड़ा 382 और रॉबरी में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो इट्स अ वेरी टफ, इट्स वेरी टेक्निकल थिंग। तो आपको मैं बताऊंगा रॉबरी से इसको बाइफरकेट कैसे करते हैं और इसको किस तरह से आपने पढ़ना है, और आपको एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाऊंगा। देखिए उसमें 4 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, पहला। उसके बाद आता है इन ऑर्डर टू टेकिंग अवे सच प्रॉपर्टी, इन ऑर्डर टू अफेक्टिंग हिज, जो अपने आप को बचाने के लिए, जैसे इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, इन ऑर्डर टू अफेक्टिंग हिज एस्केप आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट, और तीसरा होता है इन ऑर्डर टू रिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी टेकन बाय थेफ्ट। 3 चीज़ें हैं। पहला इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, इन ऑर्डर टू अफेक्टिंग हिज एस्केप, और इन ऑर्डर टू रिटेनिंग दैट प्रॉपर्टी आफ्टर कमिटिंग थेफ्ट। तो नीचे वाली जो कंडीशन है उसमें थेफ्ट कंप्लीट हो जाती है। पहली वाली सिचुएशन में थेफ्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इन ऑर्डर टू टेकिंग सच प्रॉपर्टी, अभी वो कर रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ सच थेफ्ट, सॉरी, ये कर रहा है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे। तो उस एंड में वो जो कहानी चल रही है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग सच थेफ्ट, ये वाली सिचुएशन अभी चल रही है, या इन ऑर्डर टू एस्केपिंग हिज अफेक्टिंग हिज एस्केप, मतलब वो भागने के लिए वो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो भाग जाए थेफ्ट करने के बाद। तीसरा इन ऑर्डर टू रिटेनिंग सच प्रॉपर्टी आफ्टर थेफ्ट, मतलब प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है थेफ्ट करने के बाद। इन तीनों सिचुएशनों में वो क्या करे? मेकिंग एनी प्रिपरेशन क्या करे? डेथ की, हर्ट की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, या फियर ऑफ डेथ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और हर्ट। ये 3 चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ों की 6 सिचुएशन बन गई। पहला वो थेफ्ट, जब वो ये 3 सिचुएशन थी, 3 सिचुएशन में या तो डेथ कमिट कर दे, प्रिपरेशन करे थेफ्ट की, और प्रिपरेशन करे डेथ की या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की, या तीसरी हर्ट की, या फियर करे उसका। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास केस भी आया था एक लिविंग। एक छत पे खड़े हुए थे, और उसमें से एक बंदा नीचे घर के नीचे घुसने के बाद उसके पिस्टल टंगा हुआ था,
और वो घर में उसने थेफ्ट करके और वो जब निकलने लगा तो उसको लोगों ने पकड़ लिया, पकड़ने उसको पिटाई की और सारी चीज़ें। बाद में ये आया कि किस सेक्शन में इसकी एफआईआर होनी चाहिए। आउटराइटली अब वो घर पे घुसा है और थेफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो थेफ्ट उसकी कंप्लीट अगर उसके पास कुछ सामान पाया जाता है तो 380 के साथ 411 उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। अब देखा जाए तो जब उसके पास हथियार भी पाया गया तो कौन सा सेक्शन लगना चाहिए? 380 सिंपल नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर 382 लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि वो प्रिपरेशन के साथ आया कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो मैं थेफ्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या हर्ट कॉज कर सकता हूँ, या इसका, क्योंकि इसका फियर तो है ही है ना। अब एक सिचुएशन आपको और बताता हूँ। मान लीजिए वो बंदा चोरी करने के बाद जिसके पिस्टल टंगा हुआ था, या पिस्टल नहीं टंगा था, मान लीजिए पिस्टल नहीं टंगा था, और चोरी करने के बाद ऊपर चला गया। ऊपर साथ में एक पड़ोसी वहाँ से निकला, उसको लगा यार ये बंदे चोरी करके बाहर आए हुए हैं। उन्होंने क्या किया, एक बंदे को, होए क्या कर रहा है तू, ऐसे करके उसको उसके सामने आ गया। जब वो सामने आ गया तो वो बंदे ने वहाँ पे एक ईंट पड़ी हुई थी, वो ईंट को उठाया और ऐसे मारने की कोशिश की उसको। तो अब देखा जाए, उसने कहा तेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी क्या वहाँ से तू चुरा के ले गया, दे दे मुझे। तो इतने में उसने ईंट उठा के उसको मारने की कोशिश की। जब ईंट मारने की कोशिश की तो भाई साहब कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट हो गया? यहाँ पे 382 कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए उसने क्या किया है, फियर किया है, या हर्ट करने की कोशिश की है, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने की कोशिश है, या इसका फियर दिया है, या एक्चुअल में इसकी प्रिपरेशन की हुई है। अब प्रिपरेशन है, ये मोड क्या है, अब ऐसे किसी को दिखा रहे हो तो क्या है, ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, तो 382 में कवर्ड हो गया। आपको इस तरह से सेक्शन को एग्जामिन करना है, इस तरह से उसके इंग्रेडिएंट एग्जामिन करने हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई लिविंग एग्जांपल आती है तो। अब एक फ्रेंड मेरे पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट 452। सर 452 में जब ट्रेसपास कराऊंगा उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगा और उसको अपने 382 के साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो क्या इसका फ्रूटफुल पर्पस निकलता है और कैसे इसको पढ़ना है। इट आल्सो अट्रैक्ट डीएस सेक्शन आल्सो, डीएस। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद इसकी सज़ा है वो 10 साल है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट इसमें होगी, और ये जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको एग्ज़ामिन करेगा, इसका ट्रायल करेगा, और इसमें बेल आपको नहीं मिलेगी और कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। तो आप इसको इस तरह से आपने देखना है। तो ये पहला ही 382 सबसे जो है ऐसा सेक्शन है जो थेफ्ट में सबसे ज़्यादा हाइपर थेफ्ट माना जाता है इसको। तो आपको थेफ्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो पीटी पर्पस के आपको ऐसे ही चेक करना है 379 में कंपाउंडिंग है नहीं है, बेलेबल है नहीं है, कौन एग्जामिन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, सज़ा कितनी है, आपको फ़ाइन कितना हो सकता है, बोथ है या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है या सिंपल है, या दोनों में से कोई हो सकती है। आपको इस तरह से सेक्शन पढ़ने हैं। मतलब अगर आप थेफ्ट पढ़ रहे हो तो थेफ्ट कंप्लीट करने के बाद आपको हर सेक्शन का इंग्रेडिएंट और उसमें क्या चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना चाहते हो। तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी एज आ एडवोकेट। अगर आप काम करोगे तो आपको इस तरह से। सर इस सिचुएशन में उस चोर को पीडी का राइट नहीं है, प्राइवेट डिफेंस का राइट, बिल्कुल प्राइवेट राइट का अगर उसके पास, क्योंकि यहाँ पे अगर उसके ऊपर कोई वो दूसरा बंदा असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो प्राइवेट डिफेंस शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है, उसके लिए आप 100 सेक्शन और 102 और ये सारी सिचुएशनें अपने चेक कर सकते हैं। जब मैं प्राइवेट डिफेंस पढ़ाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको ये भी एग्जांपल दे देंगे अपने, तो मैं आपको कराऊँगा, डोंट वरी। तो आगे भी आप डीएस इज़ फॉर सेक्शन आल्सो, डीएस डिफेंस इज़ फॉर दिस सेक्शन आल्सो। सॉरी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। एनीवे थेफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मैं थोड़ी सी आपको केस लॉ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए थेफ्ट से रिगार्डिंग दो जो लीडिंग केस है वो राजस्थान से रिलेटेड है। एक तो प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें क्या हुआ था, एक बंदा किसी दफ्तर में काम करता था और कुछ उसने डॉक्यूमेंट ऐसे ज़रूरी थे जो वहाँ के डॉक्यूमेंट थे, वो उसने ज़ेरॉक्स करके उसकी कापी
और किसी को दे दिए या अपने पास रख लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठा, क्या ये थेफ्ट है या नहीं है। अब आपने आउटराइटली नहीं कहना है कि थेफ्ट है या नहीं है, आपने इंग्रेडिएंट एग्जामिन करने हैं। कैसे? इंटेंडेड, डिसऑनेस्ट और मूविंग इन ऑर्डर टू टेक सच प्रॉपर्टी, ये विदाउट कंसेंट, ये 5-6 इंग्रेडिएंट है। डॉक्यूमेंट मूविंग प्रॉपर्टी है, हो सकता है। इंटेंडेड है, उसने जेरोक्स कराई है बिना पूछे, ये भी हो सकता है। और उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। लॉस प्रॉफिट दोनों में से किसी को हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है या किसी को प्रॉफिट हो सकता है। दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अब इसमें किसी जिसने उसको जेरोक्स किया है उसका कोई ना कोई तो उसने प्रॉफिट लिया होगा। तो उसके लिए आप सेक्शन 24 और 23 दोनों पढ़ सकते हो कि डिसऑनेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन किसे कहते हैं। तभी आप इस सेक्शन में, जो इस केस लॉ में आप जवाब दे पाओगे, हाँ ये थेफ्ट थी और इसमें केस लॉ है, ये थेफ्ट उसको माना गया और इंग्रेडिएंट को एग्जामिन करने के बाद। उसके बाद आता है के एम मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ जो राजस्थान है। ये भी एक मिलिट्री का केस है जो आपने खुद पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसमें एयरफोर्स के कुछ जवान थे, वो जहाज़ इंडियन एयरफोर्स का लेके पाकिस्तान की तरफ भाग गए थे और माना गया था ये थेफ्ट है। आपने इसके इंग्रेडिएंट चेक करने हैं और आपने खुद एग्ज़ामिन करना है थेफ्ट कैसे बनी। तो आपको सारे सेक्शन ऐसे ही देखने हैं, हर सेक्शन के इंग्रेडिएंट और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। तो आज थेफ्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे मैं आपको और सेक्शन बड़ा बताऊंगा और जो जो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।